किसी को नीचा गिराने के लिए खुद इतना नीचे गिर जाते हैं कि हम खुद वहां से ऊपर नहीं उठते। संबंध कितनी भी नीचे क्यों ना चला जाए, मारपीट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन इस स्तर तक किसी के साथ दुश्मनी मत कर लीजिए कि जब दोस्ती के लिए हाथ बढ़े तो मिलाने में शर्म लग रहा हो। ये हमेशा याद, आज वही किया। पाकिस्तान को लगा कि जैसे उसका मेंबर मिला तो उसको हथियार दे दिया। कौन? अमेरिका। जैसे आप किसी बच्चे को आप दे देते हैं खरीद करके, वो ले आता है, उसको लगा कि नहीं अब हम हिंदुस्तान पर शासन करेंगे दिल्ली से, और इसलिए उसने तुरंत 65 में युद्ध, तो हमने 13 टैंक छीन लिया। कहा कोई बात बेटा। फिर जो हुआ आप लोग जानते ही। एक बात याद रखिए, गलत तरीकों से कभी मंजिल नहीं मिलती और गलत इरादों से कभी सफलता नहीं। तो पाकिस्तान की ये चीजें रही जिसके कारण आज उसकी न स्वतंत्र विदेश नीति बन पाया। उसके विदेश नीति का एक ही आधार रहा कि हम भारत को कमजोर करें, जबकि भारत की विदेश नीति का एक ही आधार रहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मानवता केंद्र में रहा। इसलिए मानवता की दुहाई अगर तुर्की में गूंजेगी तो वहां भी भारत जाता है, सीरिया में तो वहां भी जाता है, इंडोनेशिया में तो वहां भी जाती है, अबू धाबी में वहां भी जाती है। और भारत मानवीय संवेदना और मानवीय चिंतन पर आधारित एक व्यवस्था है। इस बात को आज संपूर्ण विश्व व्यवस्था क्या कर रही है, जान रही है। इसी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण आज भारत, एक तरह से आप ये समझिए कि वर्तमान जो 21वीं शताब्दी का युग है वो भारत का युग है। आप अगर देखेंगे तो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी यूरोप का इतिहास रहा है, जबकि 20वीं शताब्दी अमेरिका का इतिहास। लेकिन ये 21वीं शताब्दी एशिया का इतिहास होगा, लेकिन उस एशिया में भारत का इतिहास। और आज आपको संपूर्ण विश्व व्यवस्था में भारत के प्रति एक अलग विश्वास देखने को मिलता है। इसका रीजन क्यों? हमने सबसे अलग काम किया। हमने व्यक्ति के उन मौलिक चीजों पर काम किया जो सामान्य रूप से अस्थायी और शाश्वत होते हैं। तो संप्रभुता का मतलब ये होता है। चलें अब चलते हैं किधर, पहले लोकतांत्रिक परिभाषित कर लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र करेंगे तो यहां से इसको जोड़ लेंगे। तो जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, इसका नाम है लोकतंत्र। ये क्या नाम है इसका? ये स्वतः स्थापित कर देता है कि व्यक्ति की व्यक्ति की प्रभुसत्ता, व्यक्ति की प्रभुसत्ता वाली व्यवस्था है लोकतंत्र। व्यक्ति की किसकी प्रभुसत्ता? मतलब लोक का तंत्र, व्यक्ति का तंत्र। अब इस लोकतंत्र में जब आएंगे तो सामान्य रूप में प्रत्यक्ष और परोक्ष दो लोकतंत्र है। और सामाजिक रूप में जब बात करेंगे तो यहां पर साम्यवादी लोकतंत्र, इसको राजाश्रयी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और दूसरा समाजवादी लोकतंत्र।
कौन सा लोकतंत्र? समाजवादी लोकतंत्र। इस समाजवादी लोकतंत्र में याद रखिएगा एक चीज, समाज का विशेष महत्व होता है, मतलब व्यक्ति केंद्र में आ जाता है। तो भारत में जो लोकतंत्र है वो कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है, ये सम्यक लोकतंत्र है। ये एक तरह से आप ऐसे कर, एक तो ये नेचर हो गया। अब चलते हैं, ये लोकतंत्र क्या है? तो ये सरकार का स्वरूप है। सरकार का स्वरूप का मतलब है कि विधि का निर्माण कैसे होगी? लोगों के द्वारा। विधि का संचालन कैसे होगी? तो लोगों के द्वारा। विधि का मूल्यांकन कैसे होगा? उसमें भी केंद्र में कौन आ जाएगा? व्यक्ति के द्वारा। कैसे? अगर मान लीजिए कोई कानून व्यक्ति के व्यवस्था के अनुरूप ना हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय उसे न्यून या कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? व्यक्ति के ऊपर कानून है या कानून के ऊपर व्यक्ति है? कानून के ऊपर व्यक्ति हो जाता है। व्यक्ति के कीमत पर कानून नहीं है। व्यक्ति के कीमत पर कानून नहीं होगी। तो इस तरह से ये सरकार का नेचर दिखाता है कि जो भी निर्णय होगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया होगी, उन सब में क्या होता है? इसीलिए यहां व्यक्ति का, ये सरकार का नेचर है। कौन, किसका नेचर है? ये व्यक्ति द्वारा चुनी सरकार होगी। मतलब जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोले हैं यहां पर, चुनी व्यवस्था होगी। इसीलिए जैसा चुनाव वैसी व्यवस्था का निर्माण होगा। अब यहां से आगे चलें, फिर है गणराज्य। गणराज्य जैसे लोकतंत्र आपको सरकार का स्वरूप दिखाता है, तो ये राज्य प्रमुख का स्वरूप दिखाता है। राज्य का स्वरूप, खास करके प्रमुख, मतलब राज्य का प्रमुख कौन होगा और कैसा होगा? तो राज्य का प्रमुख फिर यहां पर व्यक्ति होगा। कैसा होगा? तो निर्वाचित होगा। और कैसा होगा? आप लोगों की भाषा लिख देते हैं, वंशानुगत नहीं होगा। जो सामान्य रूप में आप लोग लिखते हैं, क्या नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। तो गणराज्य से क्या मीनिंग लगाएंगे? अगर मान लीजिए कि लोकतंत्र हो, क्या लोकतंत्र के बगैर गणराज्य हो सकता है? नहीं। लेकिन गणराज्य के बगैर लोकतंत्र हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? निर्णय लोकतांत्रिक हो सकते हैं, भले राज प्रमुख लोकतांत्रिक हो या ना, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर लोकतंत्र का मतलब होता है नेचर ऑफ सरकार। याद रखिए कि निर्णय कौन ले रहा है, सरकार क्या करता है, सो बताइए तो। निर्णय लेता है। जैसे कि हम लोगों ने सरकार पर दबाव बना रहे कि आप मेरे लिए निर्णय लीजिए,
और क्या सरकार ले सकती थी या नहीं ले सकती? अगर सरकार निर्णय ले, अभी मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री कह दें कि नहीं आप जो है ये और फिर से एग्जाम ले लीजिए, तो ले लेंगे। तो सरकार जो होता है, लोकतंत्र यहाँ पर का मतलब हो गया कि ये सरकार के नेचर को दर्शाता है। आखिर यहाँ जो लोकतंत्र में निर्णय लेगा वो सरकार लेगा, और सरकार जो निर्णय होगा वो किस पर निर्भर करेगा? व्यक्ति पर। लेकिन जब हम गणराज्य का बात कह देते हैं तो ये दिखाता है हेड ऑफ नेशन कैसा है। हेड ऑफ, जी बस यहां पर ये चीज है। ठीक, अब यहां पर भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है? प्रत्यक्ष या परोक्ष? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। खैर इस पर चर्चा फिर अगले। समाजवाद, समाजवाद का सामान्य अर्थ क्या हो गया? समाजवाद का जो सामान्य अर्थ नहीं, विशेष अर्थ ले लीजिए, अर्थ हुआ विषमता को कम करना, समाप्त करना। ठीक, और क्या? और विविधता का विविधता और विषमता में अंतर है। विविधता प्राकृतिक है और विषमता सामाजिक है। लोगों के द्वारा जो उत्पन्न भेदभाव है वो विषमता है, और प्रकृति के द्वारा जो भेदभाव है वो विविधता है। ठीक, पहाड़, पठार, मैदान, जंगल, मछली, ये सब क्या है? ये व्यक्ति बनाता है। पहाड़ बना सकता है व्यक्ति? नहीं। लेकिन तुम यहाँ नहीं बैठो, तुम वो नहीं खाओ, तुम ये नहीं करो, तुम नहीं कर सकता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये कौन करता है? समाज। तो ये है विषमता। तो समाजवाद का उद्देश्य है ये दोनों चीज को क्या करना? विविधता का सम्मान करना। सबसे पहले विविधता है, पानी पानी है, आग आग है, इसीलिए सरकार जो है सो जल प्रदूषण के लिए भी कानून बनाएगी और वन जीव को सुरक्षित रखने के लिए भी कानून बनाएगी। और दूसरा और क्या करेगी? तो किसी भी प्रकार के जो विषमता है, स्त्री पुरुष की भेद, समाज में ऐसा कोई कानून जो सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दे, उन सब को रोकना। अब यहाँ पर इन दोनों को प्राप्त करने के लिए अगर मान लीजिए हमको विषमता को कम करना है, सामाजिक विषमता को, अब यहाँ दो काम हो सकता है। ये काम राज्य खुद करे। क्या करे? राज्य खुद करे। और खुद करने के लिए राज्य को कई बार उत्पादन, वितरण, नियंत्रण खुद करना होता है। इसको कहते हैं राजश्री समाजवाद। ये कौन सा समाजवाद है? ये राज्य के द्वारा पोषित समाजवाद होता है। यहाँ निजी लोगों का महत्व नहीं होता, यहाँ राज्य से बड़ा व्यक्ति नहीं, राज्य का दायित्व होता है कि हम इसे समाप्त कर देंगे। इसीलिए राज्य यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता, जरूरत, खान पान सबको डिसाइड करता है। जैसे प्रारंभ में भारत में क्या था? लाइसेंसिंग सिस्टम थी कि आप कितना, आपकी जरूरत है नहीं है, सब डिसाइड कौन करता था? राज्य। लेकिन जब आगे चलेंगे, लोकतांत्रिक की तरफ इधर आएंगे,
भारत में जो है उसका उद्देश्य होता है लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना। लोगों के जीवन स्तर को क्या करना, बढ़ाना। ये आज ये लीजिएगा, इसको अगर देखकर बनाइएगा तो भारत में तो आपको पूंजी नजर आएगी, लगेगा कि नहीं भारत में समाजवाद अब नहीं है। लेकिन नहीं, समाजवाद का एक स्तर ये भी होता है कि हम ये काम करें या ना करें, लेकिन हमारा उद्देश्य तो व्यक्ति है ना। अगर इस दिशा से, अगर इसकी नजर से आप देखेंगे तो क्या अमेरिका को आप समाजवादी देश कह सकते हैं? लेकिन उद्देश्य के स्तर पर प्रत्येक राज्य समाजवादी होता है। बिना समाजवादी का कोई राज्य हो ही नहीं सकता है। उस समाजवाद को प्राप्त करने के लिए कोई राज्य उत्पादन वितरण नियंत्रण खुद करता है, तो उत्पादन वितरण व्यक्ति के द्वारा कराता है, नियंत्रण खुद करता है, या उत्पादन वितरण व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर करता है, या नियंत्रण जो है सो खुद करता है। लेकिन प्रत्येक राष्ट्र है समाजवादी। हाँ, उस समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसका तरीका हो सकता है अलग अलग, पूंजीवादी हो सकता है, समाजवादी हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, लेकिन हर राष्ट्र का उद्देश्य एक ही होता है, जन कल्याण। चाहे वो किंग जॉन ही क्यों न करे, वो भी कहता होगा कि हम आप लोगों के कल्याण के लिए ही ये सब काम कर रहे हैं। पाकिस्तान भी आम जनता के अवाम को यही विश्वास दिलाता है कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, भली वो हो या ना। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ क्या दिख रहा है, समाजवाद एक उद्देश्य है सूक्ष्म। क्या? तो प्रत्येक राज्य का दायित्व होता है कि वो अपने यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को क्या करे, वो ऊंचा करे। जीवन स्तर की ऊंचा कैसे हो सकता है? तो विविधता का सम्मान हो और विषमता वहां क्या हो जाए, कम हो जाए। इस जीवन स्तर को बनाने के लिए अब रास्ता अलग अलग हो सकता। बात समझ गए? इसीलिए भारत पहले भी समाजवादी था, आज भी समाजवादी। और कैसा समाजवादी है? तो लोकतांत्रिक समाजवादी देश। इसलिए यहां पर आप कैसा लोकतंत्र, इसलिए लोकतंत्र में ही समाजवाद होता है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ डाली गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में ये था नहीं, 42वें में ये लाया गया। ये क्यों लाया गया, इस पर एक चर्चा और करेंगे बाद में, और ये करेंगे फंडामेंटल राइट। चले अब यहां से फिर आगे बढ़े। अब यहां पर क्या है, ये है सीधा अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों के प्रति समान भाव। धर्म व्यक्ति का विषय है, नहीं कि राज्य का। लेकिन हमारे यहाँ राज्य धर्म से अलग भी नहीं है और धर्म से संयोग भी नहीं है। ये एक अलग है, ये चीजें है। तो ये है भारत के शासन का क्या स्वरूप। चले, शासन अब यहां पर है कि इस शासन को बनाएगा कौन।
व्यवस्था या व्यक्ति, सोर्स कौन। तो शासन के स्रोत के रूप में अब यहां बात हुई कि आखिर जब कोई बात ऐसा हो जाए, सर्वोच्च शक्ति किसके पास हो, तो यहां पर संविधान अपने स्रोत का वर्णन करता है और कहता है कि हम भारत के लोग लोग क्या करेंगे, तो भारत को बनाएंगे और भारत के लोगों के द्वारा ये भारत बना है, इसलिए शासन की सर्वोच्च शक्ति भारत के जनता में निहित है। सर्वोच्च शक्ति किसके पास निहित है, भारत की जनता में निहित है। चलें, अब आ जाइए। तो हम भारत के लोग किसको बनाएंगे, कौन सा राज्य बना रहे हैं। अगर हम लोग अमेरिका को बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हम भारत के लोग अमेरिका को, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अमेरिका खुद बन रहा है या कोई बना रहा है। ठीक, तो हम भारत के लोग किसको बना रहे हैं, भारत को ऐसा बना रहे हैं। पढ़िए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को कैसे बनाएंगे, बाबू लालू, अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, अब मुझे नहीं लगता है भूलना चाहिए। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को कैसे बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगर कोई और विशेषता इसमें डालना हो, समय के साथ अगर हमें जरूरत हो तो हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे राज्य की विशेषता है वो 5 विशेषता। कौन कौन, तो कोई भी राज्य, कोई भी सरकार आएगी जाएगी, व्यवस्था आएगी जाएगी लोकतंत्र में, लेकिन व्यवस्था कायम रहेगी। क्यों कायम रहेगी, क्योंकि हमारी प्रस्तावना के शासन के सिद्धांत के मूल ढांचे अक्षुण्ण हैं। और वो मूल ढांचा क्या है, तो वो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। कोई भी सत्ता में आएगा वो इसी के अनुरूप समाज बनाने का प्रयास करेगा, इसी के अनुरूप व्यवस्था देने का काम करेगा, इसी के अनुरूप कार्य करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आती है।
तो ये आया। अब भारत बन गया। ये भारत को बना कौन रहा है? भारत के लोग या अमेरिका, जापान, कनाडा, लीबिया के लोग? तो निर्णय हमारा होगा या उन लोगों का होगा? हम तेल किससे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो कहेंगे कि हम निर्णय लेंगे? हम अपने जरूरत को खुद डिसाइड करेंगे कि वो डिसाइड करेंगे? कौन करेंगे? हम किसके साथ रहें, जाएं, कहाँ जाएं, नहीं जाएं, ये हम डिसाइड करेंगे कि वो डिसाइड करेंगे? हमारे आंतरिक मामले में वो घुसेंगे कि हम खुद अपने निर्णय लेंगे? बात समझ गए? ये सारा चीज यहाँ पर है। हम सभी लोग मिलकर के भारत को कैसा बना रहे हैं? अब एक बात बताइए, आप जिस व्यवस्था को बना रहे हैं उस व्यवस्था से आपको उम्मीद है या नहीं है? कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए चुनाव होगा, तो आपके दिमाग में होगा कि सरकार ने हमको क्या किया था। अब वो हम नहीं कर रहे, मतलब बेवजह चाहते हैं कि दुर्गेश सर विवाद में पड़े। हमारा ऐसा कोई भी काम नहीं। हम पूरी तरह से एकदम स्पष्ट शब्द बोलता हूँ। हाँ, एकदम निष्पक्ष। हम संवैधानिकता से कभी दूर नहीं होते। आप क्या करेंगे? निर्णय लेंगे कि हमको किसको बनाना है और किसको हटाना है। और जब वो बन जाएगा तो फिर आपको क्या देगा? जो आपकी अपेक्षा है। तो संविधान निर्माताओं ने एक स्वप्न रखा, एक विचार रखी, आइडियोलॉजी रखी। इसीलिए तो हमारे संविधान के प्रारूप में एक सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी, नाम सुने होंगे। वो कहते हैं कि प्रस्तावना दीर्घकालीन विचारों का स्वप्न है। मतलब अभी तो भारत बना हुआ नहीं था, अभी बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है कि हम भारत के लोग, कितना सुंदर बातें हो रही है कि हम पहली बार अपने भारत बना रहे हैं, अपने लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें हमारा भारत कैसा हो, तो ऐसा भारत जिसे कोई आंख न दिखाए, ऐसा भारत जिसमें सब लोग अपने अवसरों का प्रयोग करें, ऐसा भारत जहां सभी तरह की जो अवसर है वो समान लोगों से मिले, ऐसा भारत जहां व्यक्ति अपना कानून स्वयं बनाए, ऐसा भारत जहां गरीबों का बेटा राजगद्दी पर बैठे। बात समझ गए? ये उन्होंने स्वप्न देखा। अब इस व्यवस्था को व्यवहारिक रूप लाने के लिए सब नियम और कानून आएगी, इसी की अब व्याख्या होगी, इसी चीज की व्याख्या होगी। अब यहां जब भारत बन गया, अब अगला लाइन आइए, तो वहां पर लिखा है कि इनके समस्त नागरिकों को। अब ये बात कौन कह रहा है? राज्य कह रहा है या व्यक्ति कह रही है? ये पहला लाइन कौन कह रहा था? और यहां से नेक्स्ट पैरा कौन पढ़ेगा? अब ये गारंटी देगा कौन? राज्य। इसलिए जैसे ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते हैं तो वो इस व्यवस्था से बंध जाते हैं और वो घोषणा करता है, भारत अब घोषणा कर रहा है, भारत बन गया, भारत घोषणा करेगा क्या? कि इनके समस्त नागरिकों को, इनके समस्त नागरिकों को क्या देंगे? रुक जाइए, इसीलिए भूल जाते हैं। ये किताब की तरह आप पढ़ रहे हैं, जबकि मूल संविधान की तरह पढ़िए। मूल संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। वो सीधा लिखता है न्याय, स्वतंत्रता और समता। सीधा पढ़िए ना। हाँ, उसको अब व्याख्या दिया गया है। अच्छा, कैसा न्याय? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। राज्य तीन ही चीज देगा, जस्टिस और क्या? लिबर्टी और इक्वलिटी। इनके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता। अब यहां पर अभी के प्रस्तावना के अकॉर्डिंग अगर पढ़ना है तो उसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय,
तीनटा न्याय हो गया, विचार अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता, और क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक, अब यहाँ रुक जाएंगे। अब यहाँ राज इसको देने के पीछे अपना मकसद क्लियर करेगा कि हम जो आपको ये दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, इसको देने के पीछे हमारा मकसद क्या है, हम क्यों दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है, जिससे लोग जाने। जैसे कि हम लोगों की व्यक्ति जब कहते हैं व्यक्ति की गरिमा, तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि हर एक व्यक्ति दूसरे की प्रतिष्ठा का सम्मान करेगा, उसकी स्वभाव का सम्मान करेगा, उसकी स्वाभाविक गुणों का सम्मान करेगा। और इसे केवल इसीलिए आप देखिएगा आगे चल करके हमने मौलिक कर्तव्य में भी इस बात को जोड़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह स्त्रियों का सम्मान करें, उनकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के आचरण और व्यवहारों को वो त्याग करें। ये हमारे आर्टिकल 51 में है ना, और में ये वर्णित है। ऐसे ही क्योंकि व्यक्ति की गरिमा दूसरे की गरिमा पर निर्भर होती है। कोई आए आपको गाली देकर चला जाए, अरे क्या हो गया, तो यहाँ राज्य कहता है कि नहीं, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए ये सारा काम क्यों किया जाएगा कि आपको जस्टिस दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा, स्वतंत्रता दी जाएगी, समानता दी जाएगी। क्यों दिया जाएगा? जिससे कि इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। बात समझ गए? इतना कहने के बाद फिर राज्य अब चुप हो जाता है। यहाँ पर फिर अगला जब लाइन पढ़ेगा तो चूंकि इस कानून को राज्य नहीं बना रहा है, इस व्यवस्था को, इस घोषणा को कौन बना रहा है? ये व्यक्ति बना रहा है। और इसीलिए फिर यहाँ से व्यक्ति कहना शुरू करेगा क्या? तो आज दृढ़ संकल्प होकर, मतलब हम कृत संकल्पित हैं कि किसी भी परिस्थिति में इस कानून, इस घोषणा, इस गारंटी से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सभी लोगों ने जो आज निर्णय लिया वो किसी भी परिस्थिति में हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। दृढ़ संकल्प हो करके क्या करेंगे? तो इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मार्गशीर्ष सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, एतद द्वारा, यहाँ पर हम अब कह रहे हैं एतद द्वारा, इस संविधान को, मतलब हम इस व्यवस्था को, अपने कानून को, अपने नियम को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इतना बेहतरीन लाइन होने के कारण ही आप देखेंगे कि हमारे संविधान के सदस्य हैं, प्रारूप में हैं, पंडित ठाकुरदास भार्गव, वो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान के सबसे सम्मानित क्या है? भाग है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस भाग को सही से समझता है, पढ़ता है, तो उसे संविधान के किसी अन्य भागों को समझने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक इसमें जो हम लोग बात करेंगे, इसमें भाषा इतना संश्लिष्ट है, संश्लिष्ट क्या है कि नहीं? लोग अक्सर भाषा क्या सुनते हैं? अब मान लीजिए कि सिविल सेवा वाले लोग अगर ये कहना शुरू करें, अरे ससुरा कैसा है, नहीं होगा। भाषा है, संश्लिष्ट है, सबकी गरिमा है। तो संविधान इतने संश्लिष्ट भाषा में लिखा गया है कि जो सामान्य लोगों की समझ से थोड़ी ऊपर हो जाती है, जिसे समझने के लिए हमेशा किसी न किसी लोगों की आवश्यकता हो जाती है, जिसके कारण कई बार इसकी आलोचना भी हो जाती है। लेकिन
संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा यह संविधान का सबसे क्या है, सम्मानित भाग है। अब यहां पर देखेंगे कि प्रस्तावना में वो सब कुछ है, सारी बातें हैं। अगर एक लाइन में देखा जाए तो प्रस्तावना जो है वो संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य का भविष्य फल है। संप्रभु ये जितना भी लाइन हम लिख रहे बोल रहे हैं वो सब शॉर्ट नोट्स हो सकता है, सारे शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, सब पर कंसेप्ट हो सकते हैं और हैं भी, पढ़े हैं आप लोग। हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक, संप्रभु का मतलब अब लोकतंत्र की बात जब आ जाएगी तो व्यक्ति केंद्र में आ जाएगी। तो संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य का भविष्य फल है हमारा प्रस्तावना। इसके व्यवस्थित और बेहतर चिंतन के कारण ही यह कहा गया कि ये संविधान का निष्कर्ष है। अगर आप भारत के संपूर्ण संविधान को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जैसे हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रस्तावना हमारे संविधान का सिनॉप्सिस है, जिसे आप समझ लें, पढ़ लें, जान लें तो शायद अन्य भागों को जानने की जरूरत नहीं होती। कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं यहां से कुछ बातें आपको बताऊं, शायद समझेंगे। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने सामाजिक ये पढ़ा था, ये जो पार्ट है यही संविधान में आगे चल करके एक चैप्टर बनता है जो डीपीएसपी का रूप लेता है। यही आगे चल करके फंडामेंटल राइट के रूप में पूरा भाग है। इस उद्देश्य को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास सरकार आती है, जिसमें संसद, कार्यपालिका, विधायिका, कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे कि आपको बताएंगे तो लगेगा कि हाँ। अब जैसे यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आधार है चुनाव, जो यहां देखे हैं। तो हमने केवल चुनाव की बात नहीं की, चुनाव को व्यवस्थित करने के लिए हमने आयोग बनाई, एक संवैधानिक निकाय डाल दी, लोकतंत्र मजबूत हो, संवैधानिकता का रूप ले, केवल ये घोषणा न रह जाए। अगर हमने प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए व्यवस्थित करने के लिए एक इकाई को जवाबदेह बना रहे हैं, और वो इकाई क्या नाम है उसका? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। इस तरह से हमने प्रत्येक चीजों को अब यहां आगे चल करके एक्सप्लेन करना शुरू किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिया, एक एक चीजों को व्याख्या करी। इसीलिए प्रस्तावना संविधान की सूक्ष्म आत्मा है, जबकि संविधान के प्रत्येक भाग उसकी व्याख्या का रूप है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हैं। इस पर एक छोटा सा हल्का सा एक लेक्चर और बचा है, जिसमें हम लोगों ने कल उसको कर करके इस टॉपिक को लिखा कर, पूरे क्वेश्चन जो अभी तक इस पर आया है, आने वाला है, सब लिखा करके हम कल इस टॉपिक को क्या करेंगे, कल समाप्त करेंगे। आज आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत तो नहीं? और संविधान की प्रस्तावना संविधान के सबसे सम्मानित भाग है, इसीलिए यह संविधान का न केवल अंग है बल्कि यह मौलिक ढांचा भी है। स्पष्ट करें, ये एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन लिख कर लाइए।
अब दोबारा बुलवाएंगे आप लोग, मतलब सीरियस नहीं थे आप लोग, फिर से दोबारा बोलें। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित, न केवल सम्मानित भाग है, बल्कि यह संविधान की ढांचा है जिस पर संविधान खड़ी है। चर्चा करें।